देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में जिस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर में टिक मार सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद है तो। हम लोग के पास एक फार्मूला था ना, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी आने वाला है वो कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और टोटल एनर्जी इंटू 2 करेंगे तो हमारे को आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव आएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि मैं तो देख के ही बता दिया कि यही आंसर होगा। एक पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। देख लो, काइनेटिक देख के ही बता सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोलोगे बच्चे कि सर आप तो सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, कैसे बेकार, आप बेकार टीचर हैं, आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। बेटा सॉल्व भी कर लेते हैं, घबराओ नहीं, पेशेंस रखो। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो, काइनेटिक एनर्जी है -13.6, इन दो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। यहां डाल दो, टोटल एनर्जी -3.4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3.4, और ये कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस कर दो इसको, तो ट्वाइस कर दो तो क्या मिलेगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल तो रहा था मैं यही आंसर होगा, लेकिन सॉल्व करवा के मानोगे। इसको नोट कर लो बच्चा लोग। हाय बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये नीट 2019 का है। आपको भी इजी लगेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटे फॉर्मूले से बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। यहां बोला गया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, मास भी गिवन है हमारे को। तो बच्चों हमारे को तो पता है ना, लैम्डा क्या लिखते हैं, 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वोल्ट, ये एंगस्ट्रॉम में आता है ना। ये हमारे स्कूल वाले में बुक, किसी बुक में उठा लोगे स्कूल में फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही सिंपल है, 12.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 10,000 मीन्स 10⁴ हो गया ये तो इसका रूट आ गया तो 10⁻2 का रूट बाहर आएगा, ये हो गया 12.27 10⁻12 मीटर हो गया, लैम्डा आ गया। क्या करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है बच्चों, बैठे बिठाए क्वेश्चन है, लॉलीपॉप से भी इजी वाला है, मेक ए नोट। हाँ बच्चों, अब यहां जो क्वेश्चन गिवन है हमारे को, वो क्या कह रहा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, जो फॉर्मूला सबको याद होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी आता है। तो ये जो टोटल एनर्जी आता है हमारे पास, ई टोटल, वो आता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल ये आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, स्कूल के चैप्टर में गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर सीधा रेशियो निकाल सकते हैं ना, ई टोटल अपॉन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज -1। कुछ भी नहीं है बच्चों, यानी कि 1/-1, तो यही एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। लॉलीपॉप का भी स्क्वायर, लॉलीपॉप से भी इजी चीज है, प्लीज मेक ए नोट बच्चों। हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें देखना है, ये एक्चुअली 2018 का क्वेश्चन है, मैं पहले लिखना भूल गया, नीट 2018 मॉडर्न फिजिक्स। देख लो मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज क्या है बच्चों, है। When the light of frequency 2μ0 is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is E1। पता लग गया हमारे को क्या फॉर्मूला लगानी है, काइनेटिक एनर्जी hν माइनस hν0, ठीक है। इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। When the light of frequency 2μ0 is incident, तो यहां पर मैं लिखूंगा h इंटू 2μ0, ठीक है, माइनस hν0। वेलोसिटी v1, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ m v1 स्क्वायर। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, अब बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट था वो 5μ0 हो गया,
इसको सॉल्व कर लो तो एच म्यू नॉट मिलेगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरी बार में लिखते हैं एच इंटू 5 म्यू नॉट, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो कितना आएगा, ये हो गया 4h म्यू नॉट, दिस इज इक्वेशन 2। हमें फाइंड करनी है v1 अपॉन v2, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दो, m/2 गया, v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज 1/4, सो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, दिस इज 1/2 आएगा। ठीक है बच्चों, v1/v2 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। देखो लॉलीपॉप 1/2, इसको क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप ही तो बोलते हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन या हलवा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, आपको याद करना है, बस एक ही फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बाकी तो कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है। प्लीज मेक ए नोट। बच्चों दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017, काफी छोटा क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। आप बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान रखो, और मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप बेसिक्स आपका स्ट्रांग है तो एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाउमर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो बच्चों हमारे को तो पता है ना, 1 अपॉन लाइमन सीरीज क्या होता है, रीडबर्ग कांस्टेंट। लास्ट लाइन की बात हो रही है, यानी कि लाइमन के लिए n1 की वैल्यू तो फिक्स है, और n2 की वैल्यू, लास्ट लाइन का मतलब हो गया n2 इनफाइनाइट, तो यहां से जो लैम्डा आएगा मेरे पास वो आ जाएगा 1/8। सिमिलरली जब हम बाउमर की बात करेंगे तो यहां पर n1 की वैल्यू फिक्स होती है, और लास्ट लाइन तो बिल्कुल इनफाइनाइट हो गया, तो यहां से मेरे को आ जाएगा लैम्डा बाउमर आ जाएगा 4/r। तो हमारे को चाहिए लैम्डा बाउमर अपॉन लैम्डा लाइमन, दिस इज योर 4। तो बिल्कुल एक आंसर मिल गया हमारे को 4। सो इजी टू डू, है ना बच्चों। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं। एक्चुअली नीट 2017 में भी आ चुका है। अगर आप वेटेज वाइज अगर देखो बच्चों, तो ये हर एक साल आपको 2 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 2021 में भी हमारे को 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स के। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप पूरा ये मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो देखो, इसमें आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये रिमाइंडर देगा कि आपको कौन सा चीज़ों को याद रखना है टिल द एग्जाम, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो आपको कैलकुलेशन का पोर्शन का टाइम बच जाए आपका, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। रेडियोएक्टिव मटेरियल A has decay constant 8 lambda and material B has decay constant lambda. Initially they have same number of nuclei. After what time the ratio of number of nuclei of material B to that A will be 1/e. ठीक है, तो हमारे को गिवन क्या है, हमारे को अगर हम A के लिए काम करेंगे और B के लिए काम करेंगे तो n0 तो सेम रहेगा। e टू द पावर A के लिए कह रहा है कि लैम्डा 8 लैम्डा है, और B के लिए कह रहा है सिर्फ लैम्डा है। आफ्टर व्हाट टाइम B, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ B टू दैट A, यानी कि B अपॉन A ये 1/e, ये गिवन क्वांटिटी है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। इसको डिवाइड कर देते हैं तो NB/Na आ जाएगा 1/e, n0 कट जाएगा, e टू पावर माइनस लैम्डा टी टू पावर माइनस 8 लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, ये मिला तो अल्टीमेटली मिल जाएगा मेरे को 7 लैम्डा टी। ठीक, तो अगर आप e की पावर अगर कंपेयर कर लें तो मुझे मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा 7 लैम्डा टी, और यहाँ e की पावर 1, तो 7 लैम्डा टी इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1, यानी कि जो टाइम आएगा वो आएगा 1/7 लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये ध्यान से देखते चलो कि हमें क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए, आप फटाफट कर सकते हो। हैव ए नोट ऑफ दिस।
हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है नीट 2017 का। तो इसमें बस बहुत छोटा क्वेश्चन है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हेवी वाटर एट ए टेम्परेचर T एंड मास m इज, वो क्या होगा? ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। थर्मल इक्विलिब्रियम, बेटा जब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होती है ना, तो एनर्जी हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं 3/2 kT, क्योंकि यहाँ मुझे K और T दिख गया है, तो एनर्जी का जो हम लोगों ने फॉर्मूला किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में वो यही किया हुआ है 3/2 kT। और डी ब्रोगली लैम्डा जो होगा h अपॉन मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, या फिर एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2m इंटू एनर्जी, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सारे हमको याद है। बस आपको कुछ नहीं करना है, 2m और एनर्जी की जगह 3 kT/2 कर देना है, दैट्स इट। 2 कट गया तो क्या होगा h अपॉन m 3 kT अंडर रूट h अपॉन 3m kT, है ना बच्चों? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 10 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं है। नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, ये भी क्वेश्चन नीट 2016 में आ चुका है। तो यहाँ आपको देखो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। An electron of mass m and a photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelength associated with them. हमें रेशियो फाइंड करनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए। तो बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या था हमारे पास? h/p था ना, मोमेंटम था, ये था। और जब हम फोटोन की मोमेंटम की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों। मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये जो हम लिखते हैं ना, वो एनर्जी अपॉन c होता है, where c is the velocity of light। तो हमें एनर्जी के टर्म में बात करनी है, तो लैम्डा जो हम लोग निकालेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, हम लोगों ने बार बार डिराइव किया हुआ है बच्चों। हम लोगों ने किया हुआ था डिराइव, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ई। ठीक है, बार बार डिराइव किया है, आप इसको याद कर लो क्योंकि बार बार मिलता जा रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम की जगह, तो इसकी जो मोमेंटम होगी हमारे पास लैम्डा के टर्म में फोटोन के लिए, विथ इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। फोटोन के लिए मैं P से डिनोट करूंगा h अपॉन E अपॉन C। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इलेक्ट्रॉन अपॉन फोटोन का रेशियो चाहिए वेवलेंथ वाला, दिस वन। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2me, और ये हो जाएगा हमारे पास E/c। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं बच्चों कि मिलता क्या है। ये मिल जाएगा हमारे को E/2m 1/c, E अपॉन 2m 1/c। देखो सी ऑप्शन आ गया बच्चों हमारा। ठीक है, तो आपको आपने क्या सीखा है इस क्वेश्चन में कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फोटोन का मोमेंटम ये ऐसे लिखते हैं, एनर्जी अपॉन c, और ये जो लैम्डा है ये दोनों के लिए वैलिड है, पार्टिकल के लिए भी, किसी भी पार्टिकल के लिए, इस केस में इलेक्ट्रॉन था, और ये पार्टिकल के लिए के साथ साथ आपको फोटोन के लिए भी वेवलेंथ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2016 का पेपर है ये हमारे पास। Photons with energy 5 electron volt are incident on cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectrons is 2 electron volt. Means kinetic energy होगा ये। When photons of energy 6 electron volt are incident on C, no photoelectrons will reach the anode A if the stopping potential of A relative to C. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों कि फोटोन स्ट्राइक करेगा, ये कैथोड है और ये एनोड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जा पाए, पहुंच नहीं पाए, तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल बनाना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है। तो यहाँ कह सकते हैं V ऑफ A नेगेटिव है, यानी कि लेस देन VC हो जाएगा ये, यानी कि VA और माइनस VC आएगा, वो कैसा होगा? वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो हमारे को बोला यही गया है ना, पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी। तो ए और सी के बीच में जो रिलेटिव चीजें निकालेंगे वो आएगा सी नहीं तो डी आएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो रूल आउट हो गया हमारा। सी और डी में से कुछ आने वाला है। तो देखते हैं
हमारे पास जो फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। तो फोटोन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको लेना पड़ेगा और इमिट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आ रहा है, तो दिस इज योर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से वर्क फंक्शन आ जाएगा आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों। दूसरी बात बोला गया है कि अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इमिट फोटोन दिया गया है, इंसिडेंट ऑन सी, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वर्क फंक्शन तो हम लिखेंगे ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वोल्ट मेरे पास आ जाएगा 3 वोल्ट। तो ऑफ कोर्स मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो -3 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कितना मुश्किल है, कितने टाइम में कर पाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपको बहुत सारे कुछ चीजें अगर आपको याद है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, याद करने में बुराई नहीं है। अगर आपको याददाश्त अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, तो यू कैन मेमोराइज लॉट मैनी थिंग्स। मेमोरी अच्छी नहीं भी है तो बच्चों स्ट्रांग बनानी पड़ेगी आपको नीट के लिए, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। हैव ए लुक एट दिस। An electron in hydrogen atom jumps from third orbit to the second orbit. It emits a photon of wavelength lambda when it jumps from fourth orbit to third orbit. ठीक है, तो देखते हैं। Then the corresponding wavelength photon will be find करनी है। तो पहले बात करते हैं थर्ड से सेकंड वाले की, केस 1। तो हमें तो पता है कि 1/लैम्डा दैट इज, इसी को बोलते हैं ना वेव नंबर, और थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है। सो दिस इज योर 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये आपको पहले हमने बताया था, माइनस के पहले वाला जो नंबर है छोटा होना चाहिए, माइनस के बाद वाला बड़ा होना चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 9 - 4 5, 5/36 मिल गया हमारे को ये। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 36/5r। दूसरे केस में बोला गया है कि जंप फ्रॉम फोर्थ टू द थर्ड ऑर्बिट। केस 2 ले लो बच्चों आप, इसका नाम रख दो लैम्डा डैश r, फोर्थ टू द थर्ड, 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये r हो जाएगा हमारे पास 16 - 9 दैट इज 7/9 इंटू 16 दिस वन। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ जो लैम्डा डैश आएगा वो हो जाएगा 9 इंटू 16/7r। ठीक है, 16 - 9 तो 7 था ये हमारे पास, 7/9 पढ़ते। ठीक है बच्चों, इसका अब रेशियो चाहिए हमारे को ना, लैम्डा डैश हमें लैम्डा के टर्म में चाहिए। तो यहां से r की वैल्यू उठा लेते हैं ना हम लोग। r की वैल्यू क्या लिखेंगे, 36/5 लैम्डा। तो लैम्डा डैश हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 16/7, दिस इज योर 36/5 लैम्डा। अब देखते हैं यहां से क्या कैंसिल हो सकता है, 9 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 आ जाएगा, दिस इज 20 λ/7। ऑप्शन क्या मिला बच्चों हमें, 20 λ/7, सी पोर्शन, सी आ गया आंसर हमारा। ठीक है बच्चों, इसको आप पूरा देखो और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है आपको, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट मुझे भेज सकते हो। डेफिनेटली आई विल सॉल्व यू फॉर यू। ठीक है बच्चों, तो हेजिटेट नहीं करना है आपको डाउट पूछने में, हेजिटेट नहीं करना है आपको स्टडी करने में, और आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है बच्चों। यू हैव टू स्ट्राइक हार्ड, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली क्वेश्चंस, तो आपको अपने आप आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना होता है। और एंड ऑफ कोर्स मेमोरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं है तो अच्छी बनाओ, देन ओनली यू कैन क्रैक द नेट। गुड लक बच्चों। हाँ बच्चों, ये AIPMT 2013 का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्टडी मॉडर्न फिजिक्स, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पहले से याद होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में हमें वो कैलकुलेशंस वाला जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और पूरा का पूरा हम टाइम का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना।
रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों हमारे को तो फॉर्मूला पता है ना, 1/लैम्डा लाइमन की बात करूं और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात होगी और लाइमन की बात होगी। तो लाइमन के लिए हमारे पास n1 1 फिक्स होता है और जब लॉन्गेस्ट की बात होगी तो n2 हम लोग 2 ले लेंगे, बिल्कुल नियरेस्ट वाला वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग वाला वैल्यू, बिल्कुल पास वाला वैल्यू। तो मेरे को ये सॉल्व करके n1 की जगह 1 डाल दूंगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहां से मेरे को लैम्डा एल आ जाएगा 4/3r। ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर मैं बार्मर के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1/लैम्डा बी लिखूंगा। बार्मर के लिए n1 की वैल्यू फिक्स होती है 2, दैट मींस 2 का स्क्वायर। फिर से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए काम करना है तो ठीक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला वैल्यू लेना है हमारे को, बिल्कुल पास वाला वैल्यू। तो यहां से मेरे को लैम्डा बी मिल जाएगा 36/5r। ठीक है बच्चों। और हमारे को रेशियो क्या चाहिए, लैम्डा लाइमन वाला अपॉन बार्मर वाला। तो लाइमन वाला तो है हमारे पास 4/3 और ये है 36/5। ठीक है, ये कट जाएगा 4/9 से, तो हमारे को आ जाएगा 5/27, है ना बच्चों। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करें, कौन कौन सी वैल्यूज लें। इसलिए कह रहा है बच्चों आप ये वीडियो पूरा देखो, आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेक ए नोट ऑफ इट बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है नीट में, आपको काफी ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। Two radioactive materials X1 and X2 have decay constant 5 lambda and lambda. If initially they have same number of nuclei, right? Initially भी same है, then the ratio of the number of nuclei of X1 to that X2 will be 1/e after a time. ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, n is equal to n naught e to the power minus lambda t। तो हमारे पास बोला गया है एक के पास जो डिके कांस्टेंट है 5 लैम्डा है, दूसरे के पास लैम्डा है। तो ऑफ कोर्स वो x1 के लिए मैं ले लेता हूँ 5 लैम्डा, x2 के लिए लैम्डा ले लेते हैं। और दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n नॉट विल बी द सेम इनिशियली, और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ x1 टू द नंबर ऑफ n2 विल बी। तो मान लेते हैं दिस इज योर n1 n नॉट e टू द पावर माइनस 5 लैम्डा टी, दूसरा n2 ले लो दैट इज n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो रेशियो है बोल रहा है कि 1/e है, n नॉट तो गया, सो e टू द पावर माइनस 4 लैम्डा टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू पावर -1 टू पावर -4 लैम्डा टी। ठीक है, तो दोनों का जो e को पावर है सेम कर सकते हैं। सो 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा टी और वी कैन से t इज इक्वल टू 1/4 लैम्डा, दिस वन। सो ए इज द ऑप्शन, है ना बच्चों। इजी, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले लगाने का प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये भी क्वेश्चन है नीट 2010 का। इसमें एक्टिविटी की बात हो रही है ना। एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज n0 काउंट्स पर मिनट एट t इज इक्वल टू 0। मतलब स्टार्टिंग की बात हो रही है, क्वेश्चन देख लो आप लोग, पूरा दिख रहा होगा। एंड n0/e काउंट्स पर मिनट एट t इज इक्वल टू 5 minutes। द टाइम इन मिनट एट विच एक्टिविटी reduces टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। एक्टिविटी को हाफ करना है। तो बच्चे एक्टिविटी का फॉर्मूला तो हमारे को पता है ना, a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब t 0 में डाल दूंगा तो मेरे को क्या बोला गया है, मेजर एज n0 काउंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये n0 हो जाएगा और ये e टू द पावर 0। सो n0 की वैल्यू हमारे पास a है। अब बात करेंगे आगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, n0/e मिलेगा, दिस इज a0 e टू द पावर माइनस 5 लैम्डा। t को हमने 5 डाल दिया इस बार, a0 मेरे पास क्या n0 है, ये दोनों कट जाएगा, e टू द पावर -1 e टू द पावर -5 लैम्डा। सो वी कैन से 1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा। लैम्डा मेरे पास क्या आ गया, 1/5। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं द टाइम एट विच द एक्टिविटी reduces टू हाफ इट्स वैल्यू। तो वापस इस फॉर्मूले में आओ,
एक्टिविटी को हाफ कर दो, मतलब A0/2 हो जाएगा, ये हाफ e⁻λ इंटू टाइम t हो गया। हमारे को t फाइंड करनी है, लैम्डा भी ऑलरेडी नो 1/5, तो यहाँ पे log ले लेते हैं, log of 1/2 इज इक्वल टू -λt, और वी कैन से log of 2 -1/5 इंटू टी। तो ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 2 ऊपर आ चुका है, तो ये माइनस खत्म हो गया है। सो 5 log base e2 हमारे को मिल गया, दिस इज द आंसर, 5 log base 2 दिस वन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बहुत भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूला अगर ध्यान में हो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में फार्मूले बहुत है, इसलिए मैंने क्लास के पहले आपको एक फार्मूला 4 बता दिया था, उस फार्मूले को आपको ध्यान में रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, या उसको कहीं नोट डाउन कर लो, और फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, इसमें हमारे को दिया गया है इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है, लैम्डा फाइंड करने की बात हो रही है, और ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2012 में, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये जेई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस का जो मॉडर्न फिजिक्स का लेवल है, और जेई का जो आपका ऑप्टिक्स का लेवल है या इलेक्ट्रिसिटी का लेवल है, ये सब नीट के बिल्कुल आसपास के लेवल की चीजें हैं। तो आपको अगर जेई की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको नीट के क्वेश्चन आ गया है, तो डोंट अवॉइड इट, ट्राई टू अटेम्प्ट इट, और ये मत सोचो कि यार ये छोड़ो यार, ये जेई के सिलेबस के बाहर है, जेई के सिलेबस से बहुत लो है, ऐसा नहीं है बच्चों। आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा समझने के लिए, आपको आंसर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने वाले हो, डोंट मिस एनी मोमेंट ऑफ द वीडियो। ठीक है बच्चों, पूरा देखना और अच्छे से देखना। सो नीट 12 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बच्चों जहां तक ये स्टेट की बात होती है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो n=3 होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, n=1 लेते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, GS, आप ये दिमाग में फिट कर लो, और जहां भी n=2 लेते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n=4 के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बच्चों, ये आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसकी बात हो रही है, इन दोनों की बात हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, सबको पता है ना, 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ 4 क्यों नहीं आया, यहाँ 3 क्यों नहीं आया। कॉमन सेंस की बात है बच्चों, अगर आपको नहीं भी आइडिया है कि 3 4 किधर होगा, तो आप इतना कोशिश करो, जो राइट वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर में बड़ा होना चाहिए लेफ्ट वाले से, तभी एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तभी लैम्डा पॉजिटिव होगा। लैम्डा नेगेटिव है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लैम्डा कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो लैम्डा को आपको इतना ध्यान रखो पॉजिटिव रखना है, इसलिए माइनस के बाद जो डिनोमिनेटर में n2 है वो बिगर नंबर होनी चाहिए एज कंपेयर टू n1। ठीक है बच्चों, नो डाउट इन दिस। इक्वेशन 1/λ2। अब आगे बोल रहा है फ्रॉम सेकेंड टू द फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड और फर्स्ट एक्साइटेड, 2 और 3 की बात हो रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब इसको डिवाइड करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो हमारे को मिलेगा λ1/λ2, r और r तो कट जाएगा। अब यहाँ नंबर्स की बारी है, ध्यान से देखना बच्चों, 16 - 9 ये हो जाएगा 7, नीचे क्या मिलेगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। सिमिलरली 9 - 4 मुझे मिलेगा 5/2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 1 का मतलब हो गया 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे 7 नीचे आएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये स्ट्रेट अवे कट गया ना। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कभी नहीं करो, आपको टाइम भी बचाना है, आपको नीट एग्जाम में टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज यू नो गाइस, तो आपको पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाद में काटने में आसानी होती है। तो ये 4 हो गया और एक 4 यहां से कट गया, तो मेरे को मिल गया ये 20/7, काफी इजीली आ गया 20/7। ठीक है बच्चों,
आपको इसमें से क्या सीखने को मिला कि हमारे को यह ध्यान में रखनी है, एक्सरसाइज स्टेट में रॉन्ग नहीं करना है। एग्जाम में नर्वस में बच्चे कुछ और लिख के आ जाते हैं, थर्ड एक्साइटेडनेस n/3 नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है, आपको कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है पूरा पूरा, टाइम वेस्ट होगा बच्चों, उससे आपको लास्ट में काटने में आसानी होगी, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2014 में आ चुका है, तो मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जेई के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए, ठीक है बच्चों। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसा है जो हमेशा याद होनी चाहिए, आपको उस बेसिस पे आप बहुत ही फास्ट आप जा सकते हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत ही कम टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मेरा ये वीडियो आप पूरा देखो, लास्ट तक देखो, और क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है फ्रॉम द डायरेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो आप नोट करो। जो जो चीज़ें आपको याद करनी है उसकी लिस्टिंग बनाओ, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास, जेई वालों के लिए भी और नीट वालों के लिए भी। तो आपको बिल्कुल अगर आंसर ऑन द स्पॉट चाहिए, बहुत ही जल्दी चाहिए, तो कुछ कुछ चीज़ें का डाटा आप हमेशा ऑल द वे रेडी रखो अपने पास, याद कर लो उस चीज़ को, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखो, हाइड्रोजन atom in ground state is excited by a radiation 975 angstrom. Number of spectral lines in the resulting spectrum emitted will be. यहाँ बोला गया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम कितना होगा, 3, 2, 6, 10 कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो बच्चों सबसे पहले मेरे को एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। तो एनर्जी मुझे पता है hc/λ होता है, और hc की वैल्यू कितनी होती है, 12,400 के आसपास होती है, और जो लैम्डा मेरे पास है वो 975 एंगस्ट्रॉम रहने देते हैं। तो ये जो एंगस्ट्रॉम में मैंने रहने दिया है 12,400, ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो आ जाएगी 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा ये, 73 तक जाओ आप, एक डेसिमल और चले जाओ, तो ये आ रहा है। अब हमारे क्वेश्चन ये उठता है बच्चों के दिमाग में, ये हम इसको आने के बाद हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमारे को लेवल वाइज एनर्जी याद होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट लेवल में एनर्जी कितनी होती है बच्चों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट होगा ये भी मुझे याद होनी चाहिए, -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n is equal to 1 ground, first and second excited state -1.5, fourth one n is equal to 1, मैं लिखते जाता हूँ, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4। ये होता है -0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको ये डाटा याद है, याद होना ही चाहिए आपको, तो हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एनर्जी अब कैसे आएगा। आप डिफरेंस लेके देख लो, ठीक है। जब आप डिफरेंस लेने को आओगे तो आपको पता लगेगा ये जो एनर्जी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आएगा n = 4 से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, n × n - 1/2। अब हमें पता लग गया ये n 4 से आने वाला है ग्राउंड स्टेट में, तो n की जगह 4 में डाल दूंगा, 4 × 4 - 1/2, तो ये मुझे मिलेगा 6, ठीक है बच्चों। तो आप ये जा सकते हो फटाफट 6, अदरवाइज आप ये कैलकुलेट करके रह जाओगे, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे एग्जाम में, आपका टाइम नहीं बचेगा। सो बच्चों इसको याद करो, प्लीज याद करो, मेक ए नोट ऑफ इट।